जेके न्यूज़ टुडे में सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडियन करेंसी की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन ही इंडियन रुपी पर डॉलर के हिसाब से 79 रुपीज़ क्रॉस कर चुका है। ये इंडियन रुपी की वैल्यू 79 रुपीज़ जो क्रॉस हो गई है, और ये वैल्यू कौन डिराइव करता है और आरबीआई का क्या रोल रहता है इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हरलीन कौर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जम्मू यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो जेके न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है मैम। Thank you so much for giving me this opportunity to speak on one of my favorite topics and one of my favorite subjects. तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा कि इंडियन रुपी की वैल्यू हम आए दिन सुनते रहते हैं कि 79 रुपीज़ पर डॉलर है, 75 रुपीज़ पर डॉलर है, तो ये वैल्यू डिराइव कैसे होती है और कौन इसको डिसाइड करता है? करेंसी की अगर मैं बात करूं तो वी ऑल नो दैट करेंसी जो इनिशियली डिटर्मिन होती थी वो बार्टर सिस्टम से होती थी। सो बार्टर सिस्टम वाज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। धीरे धीरे वो शुरू हुई, कमोडिटी मनी का उसने नाम लिया। कमोडिटी मनी क्या होती थी कि जिस प्रीशियस मेटल से वो कॉइन बना होता था तो उससे वो डिराइव की जाती थी, बट आजकल ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। The currency value of any country, most of the countries I would say, is determined by the aggregate demand and supply. So जैसे जैसे हमारे goods and services की value determine होती है, जैसे demand बढ़ी उसका price बढ़ जाएगा, supply बढ़ी तो उसका price कम हो जाएगा। Similar happens with currency. So currency की जो value है वो determine होती है by the aggregate forces of demand and supply. सो हम बोलते हैं कि अगर डिमांड एंड सप्लाई आर इन इक्विलिब्रियम तो उसकी वैल्यू जो है वो नॉर्मल रहती है, वो ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है। जैसे ही किसी करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी तो उसका प्राइस जो है वो भी बढ़ जाएगा, तो उसकी सप्लाई इंक्रीज करने से उसका जो वैल्यू है वो नीचे आएगी। सो दिस इज़ हाउ अ करेंसी वैल्यू इज़ बीइंग डिटर्मिन्ड। अब ये जो एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई है ये बहुत से फैक्टर्स से डिटर्मिन होती है। For example, money supply, as I said, one. Interest rates can be another. Inflation can be the third reason. Then capital flows, जो बाहर से पैसा आता है. So that can be one reason which is determining the aggregate demand and supply. There is no force, there is no party, there is no businessman, or there are no particular people those who are deriving the currency value. तो आरबीआई या इंडियन गवर्नमेंट की बात करूं, इन दोनों का क्या रोल रहता है या कोई रोल नहीं रहता? नहीं, आरबीआई इज़ अ मॉनेटरी अथॉरिटी। हमने सुना है दैट आरबीआई इज़ अ वॉच डॉग, इट्स अ मॉनेटरी अथॉरिटी। और फॉरेक्स में भी, करेंसी में भी, जब हम फॉरेन रिजर्व्स की बात करते हैं, आरबीआई प्लेज अ मेजर रोल। वी वुड से दैट आरबीआई मैनेज करता है हमारे गोल्ड रिजर्व्स को, फॉरेक्स रिजर्व्स को, थ्रू वेरियस पॉलिसीज़। जैसे हमारी इंटरनल डोमेस्टिक में उनकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, ऐसे ही इनकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पॉलिसीज़ भी होती हैं। सो जैसे आपका हम बोल रहे हैं कि फ्री मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से करेंसी वैल्यू डिटर्मिन हो रही है, बट स्टिल देयर इज़ अ स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट बाय आरबीआई विच इज़ नोन एज एफएमडी। सो दिस इज़ फाइनेंशियल मार्केट्स डिपार्टमेंट। उसके थ्रू आरबीआई क्या करता है कि परचेज करता है या सेल करता है टू ईज डाउन द वॉलेटिलिटी इन दी करेंसी रेट्स। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज़ एक्सेस डिमांड तो आरबीआई इमीडिएटली थ्रू एफएमडी रिएक्ट करेगा बाय बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द फॉरेन करेंसी, ताकि हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो जाए। सो आरबीआई का मेजर रोल रहता है। जैसे आपने कल भी देखा, देयर वाज इन द न्यूज़ कि फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करने के लिए आरबीआई ने एक रूल निकाल रहा है कि आप अपने इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के लिए, जैसे हमें पहले कन्वर्टेबल करेंसी का यूज़ करना पड़ता था, अब हम अपनी ही करेंसी में इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में पे कर पाएंगे। सो दिस इज़ अ मेजर बाय आरबीआई, दिस इज़ अ वेरी गुड मेजर बाय आवर गवर्नमेंट इन विच वी विल बी एबल टू रिजर्व आवर फॉरेन एक्सचेंज। और हम अपनी करेंसी में, हमारी करेंसी की जब डिमांड बढ़ेगी, एज आई सेड इन द अर्लियर, सो हमारी करेंसी की जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ट्रेडिंग होगी, डिमांड बढ़ेगी, तो हमारा जो करेंसी का वैल्यू है दैट विल बी प्रिजर्व्ड। अभी आपने देखा पीछे कोविड का सिनेरियो आया, इन्फ्लेशन रेट्स बढ़े, और अर्लियर और अभी तक हम देखते हैं कि हमारी जो इंडियन रुपी है उसकी जो वैल्यू डिटर्मिन होती है मोस्टली ऑन द क्रूड ऑयल प्राइसेस। And we all know what happened to the crude oil prices during COVID and whatever. India is still importing almost 80% of its crude oil. And that is all paid through USD, that is US dollars. तो जब हम, अब जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, हमारी इंडियन रुपी की वैल्यू कम हो जाएगी, राइट? और जब हमारी इंडियन रुपी की वैल्यू कम हो जाएगी तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इंडियन रुपी वैल्यू कम होना मीन्स हमारी इंडियन मार्केट जो है वो वीकन हो जाएगी।
फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकाल के कहीं बाहर ले जाएंगे, जिससे देयर वुड बी एन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। जब एफडीआई आता है, इंडियन रुपी में स्टेबिलिटी आती है। सो इफ एफडीआईज एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विल नॉट बी देयर, तो इंडियन रुपी वीकन होगा, डिमांड कम हो जाएगी, तो सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा। सो ये जो आरबीआई का मूव है, जिसमें हम अगर अपनी ही करेंसी में, अब जैसे पीछे यूक्रेन और रशिया की वॉर में व्हाट हैपेंड दैट वी वर बीन एबल टू ट्रेड थ्रू आवर इंडियन रुपीज़। हमने इंपोर्ट किया, हमने अपने पैसों में पे किया, और अगर वो कुछ एक्सपोर्ट करेंगे, अब जैसे श्रीलंका को इंडिया ने चांस दिया था दैट इफ़ यू वांट टू एक्सपोर्ट सर्टन गुड्स, सर्विसेज, मेडिसिन, आप इंडियन रुपी में पे करो, जो हमने उनसे इंपोर्ट के दौरान उनको पे किया था हमने। सो दैट इज़ अ मीडियम, दैट विल बी एन एक्सचेंज मीडियम, जहाँ पे हमें अपनी करेंसी को कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा और हमारी करेंसी जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। ये मूव इसलिए भी लिया गया क्योंकि जितना हमारे पास फॉरेन रिजर्व है वो सिर्फ 10 महीने तक ही है। सो उसको हमें कंजर्व करना पड़ेगा। उससे ना सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज रुपी हमारे पास कंजर्वेशन बन जाएगा, एक से हम बोलते हैं एक रिजर्व बन जाएगा, और हमारा इंडियन रुपी भी वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी। तो आज के टाइम पे इंडियन रुपी की वैल्यू 79 पर डॉलर क्रॉस कर चुकी है और ये ऑल टाइम हाई है। तो इसका असर आम इंसान की ज़िंदगी पे क्या पड़ेगा? असर तो पड़ रहा है, बट इट इज़ नॉट ओनली इन इंडिया। आप किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में देखोगे, आप देखोगे कि करेंसी जो है वीकन हो रही है हर एक डेवलपिंग इकोनॉमी की। इट इज़ नॉट ओनली इन इंडिया। हम इसको बोलते हैं कि ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है जो कि हर एक कंट्री में आती है, बिकॉज यू नो एवरीथिंग इज़ नॉट स्टेबल। आप नेचर भी ले लो, आप कोई भी सीजन्स ले लो, कुछ भी वेदर कंडीशंस ले लो, स्टेबल नहीं होते हैं। इकोनॉमी भी स्टेबल नहीं रहेगी, एंड वी हैव अ डेवलपिंग इकोनॉमी, राइट। डेवलपिंग इकोनॉमी में कोई भी चीज़ अगर स्टेबल रहेगी, इट्स नॉट अ गुड साइन। सो इतना घबराने की भी बात नहीं है, बिकॉज वी हैव आर वेरी गुड गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटैक्ट। वी हैव आरबीआई विच इज़ मेंटेनिंग पॉलिसीज विच इज़ नोन एज एन एग्रेसिव अप्रोच। सो इस सिचुएशन में ये एग्रेसिव अप्रोच के साथ जो हम ले रहे हैं, या जैसे यूएस ने लिया, यूएस की जब वैल्यू करेंसी की नीचे आनी शुरू हुई थी, उन्होंने भी एग्रेसिव अप्रोच लिया और उनकी करेंसी जो है अब आप देखें कहाँ तक जा रही है। सिमिलरली यूरो की वैल्यू काफ़ी देर तक नीचे रही। इट वाज 90, इट वाज 100, देन इट केम डाउन। सो इट वाज द एग्रेसिव अप्रोच विच दे टुक अप, एंड देन द करेंसी स्टार्टेड राइजिंग अप। सो ये डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के कुछ साइंस होते हैं, सो जिसमें ऑल्दो अभी इट इम्पैक्ट ज़्यादा है, क्योंकि बेसिक चीज़ क्या होती है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई से जब आपके नॉर्मल प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे, क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे, तो वो जनरल पब्लिक के ऊपर और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। आपके पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे, डीजल प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, और हमारी करेंसी को डिक्रीज़ होने से हमारे जो इंपोर्ट्स हैं, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, जो हमारा ओवरऑल जनरल सिनेरियो है, वो भी बढ़ जाएगा, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या हमारे पे लोन लेने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। बट जितना हम आगे सोचते जाएंगे, जितना हम नेगेटिव सोचते जाएंगे, उतना आगे ये होगा कि हम अपने माइंड को ब्लॉक कर देंगे। बट अगर हम एक अपॉर्चुनिटिस्ट वे में देखें, अगर हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी की वे में देखें, तो दिस इज़ एन अप्रोच वेयर गवर्नमेंट्स आर बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू गो एग्रेसिव, टू मूव अप, ताकि हम अब ये जो इनिशिएटिव है, जैसे मैंने आरबीआई का इनिशिएटिव बताया कि जिसमें हम अपनी ही करेंसी को इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स के लिए यूज़ कर पाएंगे, इसका लॉन्ग टर्म हम रेपरकर्शन अगर देखें तो हमारी करेंसी भी ग्लोबल हो सकती है। हमारी करेंसी भी, हमारा इंडियन रुपी भी जब ट्रेड के लिए यूज़ होगा या कैपिटल फ्लोज के लिए यूज़ होगा, तो हो सकता है हमारी करेंसी भी को भी एक वर्ल्ड वाइड स्टेटस मिल जाए यूएसडी की तरह। तो ये तो इनिशिएटिव्स, ये तो रिस्क एक डेवलपिंग इकोनॉमी को लेने पड़ते हैं, जिससे थोड़े से रेपरकशंस होते हैं। अब पीछे ऑयल प्राइसेस डिक्रीज भी हुए, रिड्यूस भी हुए, तो ये ऊपर नीचे की कहानी चलती रहती है। हाँ, थोड़ा बर्डन पड़ता है जनरल पब्लिक के ऊपर भी और गवर्नमेंट के ऊपर भी। प्रेशर इक्वल रहता है। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर रहता है कि उन्होंने अपनी जनरल पब्लिक को किस तरह से कंफर्टेबल करना है, उन्होंने ऑयल प्राइसेस को किस तरह से रिड्यूस करना है, उन्होंने ऑयल प्राइसेस को किस तरह से नीचे लेके आना है। बट हाँ, थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, अगर हम थोड़ा सा अपने ऊपर बर्डन लेंगे, तभी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे, तभी गवर्नमेंट एग्रेसिव अप्रोचेस के थ्रू अपनी करेंसी को एक ग्लोबल करेंसी फॉर्म करने में हेल्प कर पाएगी। आपने डेवलपिंग इकोनॉमी की बात की, हमारी कंट्री भी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए अपनी करेंसी को डीवैल्यू करना क्या बेनिफिशियल है लॉन्ग रन में, जैसे पीछे कुछ साल पहले चाइना ने भी किया था? नहीं, देखिए, हर एक चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, बट आई वुड सजेस्ट दैट
खुद ब खुद करेंसी को डीवैल्यू करना इट्स नॉट अ गुड साइन. डेवलपिंग इकोनॉमी की करेंसी को डेप्रिशिएट होना देना चाहिए. दैट मीन्स इट शुड बी लेफ्ट ऑन टू द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो अगर मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली चलेंगे, दैट मीन्स वी आर फॉलोइंग द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. सो उसके अकॉर्डिंगली वो डेप्रिशिएट हो, वो एप्रिशिएट हो, वो अपने आप इफेक्ट्स लेती है और वो कभी इक्विलिब्रियम में आती है, कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है. सो दैट्स अ बेटर साइन. जो डी वैल्यू होती है दैट्स एन एग्रेसिव, दैट्स अ वॉलंटरी अप्रोच कि आप उसको डी वैल्यू कर रहे हैं. उससे कई टर्म्स में काफ़ी कंट्रीज़ को नुकसान भी होता है और रिसेशन के साइंस नज़र आने शुरू हो सकते हैं. सो व्हाट आई वुड फील इज़ कि डेप्रिशिएट होना इट्स अ बेटर साइन रादर देन बीइंग डी वैल्यूइंग. मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि व्हाट इफ़ कि 1 रुपी इज इक्वल्स टू $1. अगर ऐसा हो जाता है तो इसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा? फॉर इंडियंस दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई वुड से कि अगर हम सोचें कि अगर $1 $1 के बराबर हो जाएगा, सो दैट मीन्स वी वुड बिकम अ मिनी US इकोनॉमी. सो इंडिया के जो इम्पोर्ट्स की वैल्यू है वो काफ़ी कम हो जाएगी. हमें कम पे करना पड़ेगा. टूरिज़्म बहुत बढ़ जाएगा. ब्रेन ड्रेन प्रॉब्लम काफ़ी लेवल तक कम हो जाएगी. बट अगर हम इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखें तो मैं बोलूँगी कि वो बहुत ज़्यादा हैं. राइट. सो जो पार्टी हमने बनाई कि हाँ हमारा $1 1 USD के बराबर हो जाएगा, दैट पार्टी विल एंड वेरी सून. क्यों होगा? क्योंकि हमारी इकोनॉमी में इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वी रिक्वायर फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो अगर हमारी इकोनॉमी, हमारी INR वुड बी इक्वल टू 1 USD, नो फॉरेन इन्वेस्टर विल कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया. They would try to find out more lucrative markets. They would try to find out markets where they would fetch more money. और इंडिया को हर एक चीज़ बाहर के एंगल से बेटर लगेगी. खुद की मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगी. सो देयर वुड बी ज़ीरो मैन्युफैक्चरिंग, ज़ीरो एक्सपोर्ट्स, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी, यहाँ पे कोई कंपनीज नहीं आएंगी. सो इंडिया वुड बिकम इन अ वेरी बैड सिचुएशन अगर हमारा INR इक्वल टू 1 USD हो जाता है. So I would say at this point of time, what we require is more foreign investment, more foreign influx, more capital inflows. हमें चाहिए कि जो FDIs और FIIs के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे मूव्स दिए हैं, पीछे बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं, उसके तहत फॉरेन कंट्रीज़ यहाँ पे आएँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आएँ, MNCs यहाँ पे खुलें, ताकि हमारी यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले. जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी हमारी GDP पर कैपिटा इनकम, ये सारे जो फिगर्स हैं बेटर होते जाएंगे और खुद ब खुद हम एक डेवलप स्टेज में आ जाएंगे. जब हम उस स्टेज में आएंगे, ऑटोमेटिक जो इकोनॉमी जो सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाती है या करेक्शंस बनाती है, उसके अकॉर्डिंगली हमारी करेंसी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी. बट ये जो 1 INR इज इक्वल टू 1 USD, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड एक सिचुएशन रहेगी जिसमें हम खुश तो बहुत होंगे, बट लेटर ऑन वी वुड फाइंड कि इसके जो नेगेटिव रिपरकशंस हैं, इसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा रहेंगे. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आवर फोकस इज टू मेंटेन आवर currency as a global currency. We want our INR to be a global currency. तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था जिसको आपने बहुत ही सिंपली एक्सप्लेन किया. थैंक यू सो मच मैम. Thank you. I tried my level best अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली, but thank you for giving me this opportunity.